भारत के संविधान में संशोधन यानी बदलाव कैसे किया जाता है? शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 368 के खंड 1 से। स्रोत में इसका जिक्र है कि इसे 24वें संविधान संशोधन 1971 में जोड़ा गया था। ये कहता है कि संसद अपनी संविधायी शक्ति का इस्तेमाल करके संविधान में कुछ भी मतलब परिवर्तन या निरसन कर सकती है। बिल्कुल। और यहाँ संविधायी शक्ति या कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, इस शब्द पर गौर करना जरूरी है। ये संसद की जो आम कानून बनाने की शक्ति है, लेजिस्लेटिव पावर, उससे अलग और ज्यादा कह सकते हैं मौलिक मानी जाती है। 24वें संशोधन ने ये साफ किया कि ये विशेष शक्ति संसद के पास है। लेकिन ये शक्ति बेलगाम नहीं है। खंड 1 खुद ही कहता है कि इसका प्रयोग इस अनुच्छेद में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार ही होगा। अच्छा, तो ये प्रक्रिया क्या है असल में? यहीं पर शायद खंड 2 आता है। हाँ बिल्कुल। खंड 2 बताता है कि संविधान में संशोधन का प्रस्ताव मतलब जो बिल है वो संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। किसी राज्य विधानमंडल में नहीं, राज्यों में इसकी शुरुआत नहीं हो सकती, सिर्फ संसद में। और फिर इसे पास कराने के लिए साधारण बहुमत से काम नहीं चलता, कुछ खास चाहिए। हाँ, यहीं पर बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है। इसके लिए चाहिए विशेष बहुमत या स्पेशल मेजॉरिटी। स्रोत इसे साफ तौर पर बताता है। विशेष बहुमत, ये क्या होता है? हाँ, विशेष बहुमत का मतलब है 2 शर्तें हैं जो एक साथ पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त पहली ये कि बिल को सदन की जो कुल सदस्य संख्या है, टोटल मेंबरशिप, उसका बहुमत मिलना चाहिए। जैसे लोकसभा में 543 सदस्य हैं तो कम से कम 272 का समर्थन जरूरी है, चाहे उस दिन कितने भी लोग आए हों। अच्छा, और दूसरी शर्त है कि जो सदस्य उस दिन सदन में उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं, मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग, उनमें से कम 2/3 2/3 का बहुमत चाहिए। ओहो, 2/3? जी हाँ। तो अगर मान लीजिए 450 सदस्य मौजूद हैं और वोट डाल रहे हैं तो कम से कम 300 वोट पक्ष में चाहिए। ये दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। ये तो साधारण बहुमत से काफी ज्यादा मुश्किल है, मतलब आधे से ज्यादा वाला हिसाब नहीं है। बिल्कुल, और इसका मकसद भी यही है। संविधान कोई रोज बदलने वाली चीज नहीं है। तो ये जो कड़ी शर्त है, ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी बदलाव जल्दबाजी में ना हो, उस पर एक व्यापक राजनीतिक सहमति बने। हाँ, स्थिरता बनी रहे, ये जरूरी है। बिल्कुल, स्थिरता और निरंतरता के लिए, ताकि ऐसा ना हो कि बस बहुमत मिलते ही सरकार संविधान के मूल रूप को ही बदल दे। ठीक है, तो जब बिल दोनों सदनों से इस विशेष बहुमत से पास हो जाता है, हाँ, तब क्या होता है? राष्ट्रपति के पास जाता होगा? हाँ, राष्ट्रपति के पास जाता है। और यहीं पर 24वें संशोधन ने एक और बड़ा बदलाव किया था। अनुच्छेद 368(2) कहता है कि दोनों सदनों से पास होने के बाद बिल राष्ट्रपति के सामने रखा जाएगा, जो विधेयक को अपनी अनुमति देगा, मतलब उन्हें देनी ही होगी। हाँ, वो रोक नहीं सकते। बिल्कुल। संविधान संशोधन विधेयकों के मामले में राष्ट्रपति के लिए सहमति देना अब अनिवार्य है, बाध्यकारी है। ओहो, तो उनके पास कोई वीटो पावर नहीं है इस मामले में, जैसे वो साधारण बिलों को रोक सकते हैं या वापस भेज सकते हैं? संविधान संशोधन बिल पर नहीं, 24वें संशोधन ने यह रास्ता बंद कर दिया। ये संसद की शक्ति को मजबूत करने के लिए किया गया था। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और पेंच है ना? आपने शुरू में कहा था कुछ मामलों में प्रक्रिया और भी मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, ये अनुच्छेद 368(2) का ही एक हिस्सा है, जिसे परंतु या प्रोवाइजो कहते हैं। ये उन संशोधनों के लिए हैं जो भारत के संघीय ढांचे यानी फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित करते हैं। संघीय ढांचा मतलब? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संतुलन। हाँ बिल्कुल, वही ऐसे मामले जो केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े हैं। अगर संशोधन इन खास विषयों से संबंधित हैं तो उसे संसद के विशेष बहुमत के अलावा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों से भी पास करवाना होगा, उनकी सहमति लेनी होगी। राटिफिकेशन कहते हैं इसे। आधे राज्यों की सहमति? वाह! ये कौन से विषय हैं जिन पर राज्यों की हाँ जरूरी है? स्रोत में लिस्ट है क्या? हाँ, लिस्ट दी हुई है। थोड़ी लंबी है, पर मोटे तौर पर देखें तो इसमें आते हैं राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, अनुच्छेद 54-55, केंद्र और राज्यों की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार, अनुच्छेद 73-162। अच्छा, और उच्चतम न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों से जुड़े प्रावधान, मतलब न्यायपालिका। फिर केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा, जिसमें वो 7वीं अनुसूची की तीनों लिस्ट आती हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। यानी कि कौन किस विषय पर कानून बनाएगा, वो सब। जी। और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। और एक और दिलचस्प बात, खुद अनुच्छेद 368
मतलब संशोधन की प्रक्रिया में ही अगर कोई बदलाव करना है तो उसके लिए भी राज्यों की सहमति चाहिए। श्रुत में ये भी है कि जीएसटी काउंसिल वाला अनुच्छेद 279 का भी अब इसी लिस्ट में। तो मूल बात ये हुई कि जो भी चीज सीधी सीधे राज्यों के अधिकारों या शक्तियों पर असर डालती है या केंद्र राज्य के रिश्ते को बदलती है, उसमें राज्यों की मर्जी जानना जरूरी है। बिल्कुल सही। ये हमारे संविधान की खूबी है। ये संघवाद के सिद्धांत को मजबूती देता है। दिखाता है कि बनाने वालों ने सोचा था कि भारत जैसे विविधता वाले देश में सिर्फ केंद्र की मर्जी काफी नहीं होगी, राज्यों की आवाज भी सुननी पड़ेगी। हाँ, ये संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी लगता है। निश्चित रूप से। आधे राज्यों की सहमति का मतलब है कि बदलाव पर एक तरह की राष्ट्रीय सहमति है। चलिए, अब अनुच्छेद 368 के एक और खंड पर आते हैं। खंड 3। स्रोत कहता है इसे भी 24वें संशोधन में ही जोड़ा गया था। ये कहता है कि अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संशोधन पर लागू नहीं होगी। अब अनुच्छेद 13 तो मौलिक अधिकारों वाला है। वो कहता है कि कोई भी कानून अगर मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो वो शून्य होगा। तो खंड 3 का क्या मतलब हुआ फिर? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विवादास्पद कदम था। इसे जोड़ने का सीधा मतलब ये था कि संसद ये कहना चाह रही थी कि संविधान संशोधन वो अनुच्छेद 13 में जो विधि या कानून शब्द है उसकी परिभाषा में नहीं आता। अच्छा, तो इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये कि संसद मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है जो संविधान के भाग 3 में है, और ऐसे संशोधन को इस आधार पर कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो अनुच्छेद 13 का उल्लंघन करता है। अरे, मतलब संसद मौलिक अधिकारों को भी कम कर सकती थी या छीन सकती थी और अदालतें कुछ नहीं कर सकती थीं? संसद का इरादा तो कुछ ऐसा ही लगता है। इस प्रावधान ने एक बहुत बड़े टकराव की नींव रखी। संसद की संशोधन की शक्ति और न्यायपालिका की भूमिका खासकर मौलिक अधिकारों की रक्षा में। यहीं से वो केशवानंद भारती जैसे बड़े मामलों की पृष्ठभूमि तैयार हुई। और ये टकराव शायद और ज्यादा बढ़ गया जब 42वां संशोधन आया 1976 में। स्रोत बताता है कि इस संशोधन से अनुच्छेद 368 में 2 और खंड जोड़े गए, खंड 4 और खंड 5। इनका क्या इरादा था? इनका इरादा तो कह सकते हैं बिल्कुल शीशे की तरह साफ था। संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को हर तरह की अदालती जांच यानी न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू से बाहर करना और उसे असीमित मतलब अनलिमिटेड घोषित करना। खंड 4 ने क्या कहा था? खंड 4 ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत किया गया कोई भी संविधान संशोधन, चाहे वो 42वें संशोधन से पहले हुआ हो या बाद में, और इसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं, किसी भी आधार पर किसी भी अदालत में उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा, प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। मतलब अदालतों के दरवाजे बंद, संशोधन को चुनौती दी ही नहीं जा सकती। जी, यही कोशिश थी। सीधे सीधे न्यायिक समीक्षा पर रोक। और खंड 5 तो शायद इससे भी एक कदम आगे था। हाँ, खंड 5 ने तो सारी शंकाओं को खत्म करने के लिए ये घोषित कर दिया कि संसद की जो ये संविधायी शक्ति है, संविधान बदलने की ताकत, उस पर किसी भी प्रकार की कोई सीमा, कोई निबंधन, कोई लिमिटेशन नहीं होगी। किसी भी प्रकार की कोई सीमा नहीं। मतलब संसद जो चाहे वो बदल सकती है, उसकी शक्ति असीम है। बिल्कुल, यही घोषित करने की कोशिश थी। एब्सोल्यूट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। बाप रे, तो क्या ये लागू हो गया? क्या संसद की शक्ति वाकई असीमित हो गई? अदालतें सच में कुछ नहीं कर सकती थीं? यहीं पे कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। संसद ने तो ये खंड जोड़ दिए, लेकिन इनकी वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। स्रोत में फुटनोट में भी इसका जिक्र है। मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ 1980 का बहुत ही प्रसिद्ध मामला। मिनर्वा मिल्स, हाँ सुना है। तो क्या हुआ उस मामले में? मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 368 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए इन दोनों खंडों, खंड 4 और खंड 5 को असंवैधानिक और अमान्य घोषित कर दिया, रद्द कर दिया। अच्छा, उन्हें रद्द कर दिया। किस आधार पर? कोर्ट ने कहा कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति असीमित नहीं है, बल्कि सीमित है। कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले 1973 में जो संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था, उसे फिर से दोहराया और मजबूत किया। मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर? हाँ, कोर्ट का तर्क था कि न्यायिक समीक्षा यानी कानूनों और संशोधनों की संवैधानिकता की जांच करने की न्यायपालिका की शक्ति
वो खुद संविधान के मूल ढांचे का एक अभिन्न हिस्सा है। इसलिए संसद अपनी संशोधन शक्ति का इस्तेमाल करके न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा करना तो संविधान के मूल ढांचे को ही नष्ट करना होगा। अच्छा। और खंड 4 और 5 यही करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्हें रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने साफ किया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। तो इसका कुल मिलाकर मतलब क्या निकलता है? ये सारी बातचीत सुनने के बाद क्या सार निकलता है? देखिए, सार ये है कि भारत के संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो ना तो ब्रिटेन की तरह बहुत आसान और लचीली है, जहां संसद साधारण बहुमत से बहुत कुछ बदल सकती है, और ना ही अमेरिका की तरह बहुत ज्यादा कठोर है, जहां संशोधन करना बहुत ही मुश्किल काम है। हमने शायद एक बीच का रास्ता अपनाया है। मतलब इसमें लचीलापन भी है ताकि जरूरत के हिसाब से बदलाव हो सकें, और कठोरता भी है ताकि मूल सिद्धांतों से छेड़छाड़ ना हो। बिल्कुल। विशेष बहुमत की शर्त, कुछ मामलों में राज्यों की सहमति की जरूरत, ये सब इसे कठोरता देते हैं, स्थिरता देते हैं। लेकिन साथ ही संशोधन की एक प्रक्रिया मौजूद है जिससे संविधान एक जीवंत दस्तावेज बना रहता है, समय के साथ चल पाता है, पत्थर की लकीर नहीं बन जाता। और इसमें न्यायपालिका की भूमिका भी बहुत अहम रही है, खासकर ये मूल ढांचे वाले सिद्धांत के जरिए। हाँ, न्यायपालिका ने मूल ढांचे के सिद्धांत के माध्यम से एक तरह का कह सकते हैं सुरक्षा कवच बना दिया है। ये सिद्धांत कहता है कि संसद की संशोधन शक्ति संविधान के कुछ बुनियादी तत्वों को नष्ट नहीं कर सकती, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद, कानून का शासन, न्यायिक समीक्षा वगैरह। हालांकि मूल ढांचा क्या है, इसकी कोई पक्की लिस्ट नहीं है। ये समय समय पर अदालती व्याख्याओं से ही तय होता है। तो हमने देखा कि संविधान संशोधन एक काफी सोची समझी स्तरीय प्रक्रिया है, जिसमें संसद, राज्य और न्यायपालिका सबकी अपनी अपनी जगह और भूमिका है। ये स्थिरता और बदलाव के बीच, संसद की शक्ति और संविधान की सर्वोच्चता के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये संतुलन ही भारतीय लोकतंत्र की एक बड़ी खूबी है। ये प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि हमारा संविधान प्रासंगिक बना रहे, लेकिन अपनी आत्मा को खोए बिना। आज की इस चर्चा के बाद एक विचार मन में आ रहा है, जिस पर शायद आगे सोचा जा सकता है। देखिए, लोकतंत्र को हमेशा विकसित होते रहना चाहिए और संविधान को भी उसके साथ चलना होता है। लेकिन संविधान के कुछ आधारभूत मूल्य भी होते हैं जिन्हें बचाना जरूरी है। तो ये जो मूल ढांचा है, जिसे बदला नहीं जा सकता, इसकी सही सीमाएं क्या होनी चाहिए? कौन तय करे कि क्या मूल है और क्या नहीं? और क्या बदलते समय के साथ ये मूल ढांचे की अवधारणा भी बदल सकती है या विकसित हो सकती है? ये सवाल शायद हमेशा हमारे साथ रहेगा।